नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज के खास खबर की चर्चा की। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा का मैदान तैयार हो गया है। हरियाणा में एनडीए के दुष्यंत चौटाला जो हैं, उन्होंने अपने पार्टी जेजेपी के अलग होने के बाद बीजेपी ने अब सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो वहीं हरियाणा में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन फिर से खराब रहने की संभावना जताई जा रही है। अगर बात करें बीजेपी में, तो बीजेपी काफी बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। वहीं एनडीए को 10 में से 9 सीटों पर जीत मिलने की संभावना भी जताई गई है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है, जबकि आईएनएलडी और अन्य पार्टियों का प्रदर्शन निराशाजनक रह सकता है। वहीं कुछ सीटों पर अगर बात की जाए, क्लोज फाइट की संभावना है। हिसार और सोनीपत में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच क्लोज फाइट देखी जा सकती है। रोहतक सीट से इंडिया के खाते में जो है वो जा सकती है। तो वहीं हरियाणा में साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, ये हम सभी जानते हैं। तो इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम फिर से लहराया है। और इस चुनाव में बड़ी बात यह रही कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था। 2019 की हम बात कर रहे हैं। तो वहीं करनाल सीट पर सबकी नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर मैदान में हैं। तो वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है, आपको सुना देते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई संगठन तो है नहीं। 10 साल में वो अपना संगठन नहीं बना पाए। इधर उधर कुछ लोग हैं। तो जिस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपनी एजेंसियां बांटती हैं, उसी प्रकार से अब वहां पर लोग गए हुए हैं कि भाई मोल भाव करके किस किस को कहां कहां की टिकट मिलती है। वो है, पहले तो कांग्रेस की टिकट वाली खिड़की पर लाइन लगा करती थी। अब वो खिड़की भी खाली है, कोई है ही नहीं है। तो इसलिए इनको दिक्कत आ रही है। तो चलिए साथ ही आपको टेकचंद शर्मा का भी एक विवादित बयान सुना देते हैं। मैं बिल्कुल नहीं जा रहा और ना ही मैं कृष्णपाल जी के साथ कोई प्रचार प्रसार करना चाहता हूं। क्या वजह है, क्यों कृष्णपाल के साथ नहीं? कृष्णपाल जी का हर जगह पर भ्रष्टाचार में पूरा नाम आता है। चाहे पुलिस में दलालों की लिस्ट आई तो उसमें राजपाल मामा का नाम आया। वो मामा कौन है? अन्य जगह पे देखो, चाहे पुलिस की बात हो, उनमें इनके चेले चपाटों का नाम आता है। भाई, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके ये लोग इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी चर्चा पर हमारे साथ विजेंद्र नेहरा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अंशवत्स कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार भी गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विजेंद्र जी, आपके पास में आऊंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम पर। और अभी मैंने टेकचंद शर्मा जो हैं उनका बयान सुनाया है। आपने सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि आपके जो कृष्णपाल गुर्जर हैं उनका प्रचार नहीं करेंगे, उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हैं। और ये संगीन आरोप है, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं टेकचंद शर्मा और वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने ये आरोप लगाया है, आपके प्रत्याशी हैं फरीदाबाद से, उन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रचार नहीं करूंगा। कहने के लिए शामिल है। और टेकचंद शर्मा जी बहुत समय से कांग्रेस के संपर्क में हैं। यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ उनका तालमेल है। और क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की गारंटी चाहते थे विधानसभा चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी कभी भी पहले किसी नेता को चुनाव लड़ने की गारंटी देती नहीं है। हमारी हरियाणा प्रदेश की चुनाव समिति, हमारी जो केंद्र की चुनाव समिति है, उसमें निर्णय होता है कि पार्टी का प्रत्याशी विधानसभा में कौन होगा। विधानसभा चुनाव में अभी समय है, तो टेकचंद जी को कोई गारंटी पार्टी के नेता और पार्टी दे नहीं सकती। इसलिए वो निराश है, हताश है, परेशान है। कभी कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं। इससे पहले वो बीएसपी से भी चुनाव लड़के एमएलए बने थे, तो बीएसपी को छोड़ने का काम, उनको धोखा देने का काम वो कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया। 2014 से 19 तक उनको पूरा विकास के लिए पैसा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री उस समय श्री मनोहर लाल जी ने उनका पूरा सहयोग किया है। और यही कृष्णपाल जी जिनके लिए आज वो आरोप लगा रहे हैं बिना किसी आधार के, झूठे और निराधार,
इन्हीं कृष्णपाल जी के गुणगान ये टेकचंद शर्मा जी कुछ समय पहले तक करते थे और इनके सहारे से विकास के काम इन्होंने खूब कराए। आज उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ के जाना है, इस तरह की भूमिका वो बना रहे हैं, हमारे नेताओं पर बेकार के जो आरोप वो लगा रहे हैं, मुझे लगता है इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर टेकचंद शर्मा जी के को खासा नुकसान हो सकता है जो कि छवि वो धूमिल कर रही है बीजेपी पार्टी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है और भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को कोई किसी के कहने से नुकसान नहीं होता। अगर उनमें दम है तो कुछ सबूत दिखाएं, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसको साबित करें। इस तरह से किसी भी नेता के बारे में कोई भी व्यक्ति कोई कुछ भी कह सकता है, लोकतंत्र सबको अधिकार है। लेकिन टेकचंद शर्मा जी की बातों में कोई दम नहीं है। कृष्णपाल जी पूरी ईमानदारी के साथ में विकास की राजनीति करते हैं और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार देश में, हरियाणा प्रदेश में और फरीदाबाद लोकसभा के अंदर भी तीसरी बार कमल चलेगा। कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, अभी तक तो जुड़े नहीं है सर, अभी तक तो वो बीजेपी के साथ ही दिखाई दे रहे हैं और आप की ही पार्टी में जो है ये नोकझोंक नजर आ रही है। चलिए आपके पास लौटूंगी मैं, फिर से हमारे पास अंशवत्स कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अंश जी, आपकी ओर मैं रुख करूंगी। आपने अनिल विज का बयान सुना होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर नहीं सुना तो अनिल विज ने आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर और कह रही है कि संगठन ही नहीं है, इसके पास उम्मीदवार ही नहीं है। देखिए, अनिल विज जी के मैं बयान पर क्या कहूँ, जो खुद अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अभी आपने बात करी टेकचंद शर्मा जी की, तो ऐसे अनिल विज जी है, तमाम ऐसे पार्टी इनके ही जो भाजपा है उसमें तमाम ऐसे फैक्शंस बने हुए हैं। अनिल विज जी का एक अपना गुट बना हुआ है, दूसरा खट्टर जी का अपना दूसरा गुट बना हुआ है। तो जो अपनी ही उनकी पार्टी में नाराजगी चल रही है तो वो हमारे संगठन को लेकर क्या चिंता करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, संगठन क्या होता है सर महीने में? क्या संगठन जब एक राजनीतिक संगठन होता है, क्या वो राजनीतिक संगठन वो होता है जो जनता के बीच में, किसानों, जो पीड़ित किसान है उनके बीच में रहे, जो पीड़ित महिला है उनके बीच में रहे, जो बेरोजगार युवा है उनके बीच में रहे? क्या वो एक संगठन माना जाता है या उस संगठन को माना जाता है कि आपके पास तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं, जिला स्तर पर है, विधानसभा अध्यक्ष है, ब्लॉक स्तर पर है, इन्होंने अपना पन्ना प्रमुख तक बना दिया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात से है कि इन्होंने अपना पन्ना प्रमुख तक अपना संगठन ले गए, लेकिन एक गरीब बेरोजगार युवा तक अपना संगठन नहीं लेकर जा पाए, किसान तक अपना संगठन नहीं लेकर जा पाए। आज अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो है ये बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो कांग्रेस के साथ होना चाहते हैं, ये तमाम ऐसे बयान। असल बात यह है कि कोई भी अगर इनकी पार्टी का अगर कोई सच्चाई बता दे, इन्हीं के पार्टी का नेता, तो फिर ये बोल देते हैं कि वो किसी विपक्षी पार्टी के संपर्क में है और इस वजह से वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है। लेकिन आज बात यह है कि आज इन्हीं की पार्टी के अंदर से ही विरोध आज खड़ा हो रहा है। चाहे वो राजस्थान में देख लो, गुजरात में अभी मैंने एक तस्वीर देखी थी किस प्रकार से गुजरात में जो करनी सेना है, जो राजपूत समाज है, किस प्रकार से वो वहां पर आक्रोशित है और किस प्रकार से उन्होंने ये संकल्प लिया है कि वो भाजपा को साथ नहीं देंगे। किस प्रकार से अन्य आप जाए राजस्थान में, किस प्रकार से भजन लाल जी जो वहां के मुख्यमंत्री, उनको किस प्रकार से धर्म की उनको लोगों जनता को देना पड़ रहा है कि आप अगर हिंदू हो तो आप लोग बैठ जाओ। तभी इस प्रकार से अगर किसी को अपनी सभा में रोकना पड़ रहा है, वो भी एक मुख्यमंत्री को, तो इससे पता चलता है कि जनता चलिए फिलहाल तो हम हरियाणा की बात कर रहे हैं सर, फिलहाल गुजरात पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। हरियाणा मैं आपको बता रहा हूँ कि संगठन का ही मैं आपको बता रहा हूँ। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, अनिल विज कह रहे हैं आपका संगठन जो है मजबूत नहीं है। उनका कहने का मतलब है INDI जो आपका गठबंधन है वो मजबूत नहीं है। कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास जो है प्रत्याशी है नहीं, प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट नहीं है, इसलिए अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए मैंने कई आपकी जाना जो मैंने देखा है कि आप कई बार ये न्यूज चलाते हैं कि फरीदाबाद लोकसभा सीट से ये उम्मीदवार हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं गुड़गांव लोकसभा से, रेवाड़ी से ये हो सकते हैं, तमाम हिसाब से ये हो सकता है। आपने तमाम इस प्रकार से आप न्यूज चलाते हैं। मैं सब मानता हूँ सर, अपने हर सीट पर अपने 10 अपने 2-2, 3 बड़े अपना उम्मीदवार जब उतार आप ये खबर चला रहे हैं। क्यों खबर चला पा रहे हैं? क्योंकि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ऐसे बड़े चेहरे जो लोग हमारे पास हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं देखिए, हम क्या खबर चला रहे हैं वो तो बात अलग है, खबर न्यूज में क्या चल रही है वो बात अलग है। आप अब बात को घुमा रहे हैं। बात ये है कि आपके पास प्रत्याशी अगर हैं तो अभी तक घोषणा क्यों नहीं की गई है? नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए कि बीजेपी ने बहुत जल्दी अपने सारे प्रत्याशी घोषित कर दिए, ठीक है, वो नजर भी आ रही है ग्राउंड पे। नहीं, सुन तो लीजिए मेरी बात है।
बीजेपी ने बहुत जल्दी अपने सारे प्रत्याशी घोषित कर दिया। स्थिति क्या है कि आज गुजरात में कई इनके उम्मीदवारों ने अपनी टिकट जो है वो वापस कर दी। आज इनके मैं किसी भी राज्य की बात करूं, और दिन करेंगे। आज हम हरियाणा की चर्चा कर रही है। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी, मैं फिर से लौटूंगी। आप हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं, इस पर अपना मन बना लीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ ओपी शर्मा चंडीगढ़ से संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। आपके पास ओपी में आऊंगी और मैं जानना चाहूंगी कि चुनाव को लेकर क्या कुछ प्रशासन अलर्ट नजर आ रही है, आचार संहिता लग चुकी है, इसको लेकर क्या कुछ नजारा जो है ग्राउंड से सामने आ रहा है? देखिए नाया, अगर हम चुनाव की बात करें तो आचार संहिता लग चुकी है और प्रशासन नहीं बल्कि चुनाव आयोग जो है वो अपने चुनाव की सभी तैयारियों को मुकम्मल करने में लगा हुआ है। पुलिस अपने इंतजाम कर रही है और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज आ रही है उनकी डिप्लॉयमेंट को लेकर जो रोड मार्च हरियाणा के अंदर डीजीपी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और चुनाव आयोग के अधिकारी मिलकर जो कर रहे हैं और ये काम जो है प्रोसेस वाइज चल रहा है। फिलहाल हरियाणा के अंदर जो सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव बूथ है उनकी कहीं ना कहीं पहचान का कार्य चल रहा है। जहाँ पिछली बार जिन बूथ के ऊपर थोड़ा बहुत झगड़ा या किसी हल्की फुल्की मार पिटाई या फिर फर्जी वोट डलने की शिकायतें आई थी, उन बूथ के ऊपर थोड़ा जो है ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। तो चुनाव आयोग अपनी तैयारियां जो है पैरेलल अपने आप में करने में जो है वो लगा हुआ है और जो युवा चुनाव डालने की तारीख तो 18 साल है उससे ऊपर जो हो जाते हैं उनके भी जो वोट बनाने की प्रोसेस जारी है। जी ठीक है। ओपी विजेंद्र कुमार गुरुग्राम से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपके पास विजेंद्र में आऊंगी। गुरुग्राम की अगर बात करें तो क्या लग रहा है, किस पार्टी का पलड़ा इस बार भारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो गुरुग्राम लोकसभा से अभी तक कोई प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से नहीं उतारा गया। कांग्रेस भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी प्रत्याशी उतारा जाएगा, फिलहाल ये भी नाम चर्चा में है कि जो फिल्मी नेता राज बब्बर हैं उनको यहाँ उतारा जा सकता है, कैप्टन अजय सिंह यादव को टिकट दी जा सकती है। लेकिन अभी तक जिस तरह से टिकट घोषणा नहीं हुई है और अभी तक पेच फंसा हुआ है तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि अगर प्रत्याशी जल्द मैदान में उतरेंगे तो जनता के संपर्क में होंगे, कहीं ना कहीं प्रचार तेज होगा, उससे काफी प्रभाव पड़ता है। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से तो पूरी तैयारियां हैं और जिला प्रशासन की ओर से जो यहाँ पर जो बूथ है, जो शहरी बूथ है, वो बूथ की जो नंबरिंग है वो कर दी गई है। जो पुलिस प्रशासन है वो फ्लैग मार्च कर रहा है। जो संवेदनशील बूथ है उन पर निगरानी रखने के लिए पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम जो लोकसभा सीट है वहां से जो राव इंद्रजीत है भाजपा से 3 बार वो लगातार अब तीसरी बार वो उनको टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो फूक कर कदम रख रही है कि किस प्रत्याशी को जातीय समीकरण देखते हुए किस प्रत्याशी को इस गुरुग्राम लोकसभा सीट से मैदान रख रही है। विजेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। फूक करके बात तो बाद में आती है। बात तो ये है कि इनके जो है पेच ही फंस रहे हैं। 1 सीट को लेकर, 2 सीट को लेकर इनके पेच ही अभी फंस रहे हैं। अभी तक उस पर क्लैरिटी नहीं आ पाई है। क्यों अंश जी, हमने ये भी खबर चलाई थी कि आपके 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुत पेच फंस रहा है, जिसकी वजह से जो है आप अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। और अगर बात करें चुनाव को लेकर तो ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 दिन का समय बाकी रह गया है। और अभी आपने हमारे संवाददाताओं को भी सुना कि कांग्रेस जो है ऐसे में कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी तो अपने प्रचार में जुट भी गए हैं। नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी किसी भी सीट पर पेच नहीं फंसा हुआ है। बात यह है कि जैसे आपके संवाददाता ने भी कहा कि हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसे प्रत्याशी को हर एक सीट पर उतारे जहां पर जनता का साथ भी हो, जहां पर जनता महसूस करे कि ये जो प्रत्याशी है ये हमारा प्रत्याशी है, ये जनता का प्रत्याशी है। हम किसी भी ऐसे प्रत्याशी के बारे में पता होना, आप प्रत्याशी को घोषित करेंगे तभी जनता जानेगी ना कि ये हमारे प्रत्याशी हैं। उन्हें जनता के बीच जाने का भी तो समय दिया जाएगा प्रत्याशियों को। बता रहा हूँ उसी का तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। देखिए, जब हम प्रत्याशी उतारते हैं हम हर चीज को ध्यान में रख के बात करते हैं कि जब हम 5 साल का अगर मैं बात करूं कि 2019 से 24 का समय लूं या बीते इन 10 साल का अगर मैं समय लूं तो इन बीते 10 साल में आप जनता के बीच में कितने ज्यादा सक्रिय रहे हैं, आपने जनता के कितने मुद्दों को आप उठाने में सक्षम रहे हैं। और अगर आप संसद भवन में जाते हैं तो संसद में जाकर भी आप कितना जनता के मुद्दों को उठाने पर सक्षम रह पाते हैं, उस सब बातों को हम देकर ही जनता को टिकट देते हैं। अगर मैं आज भाजपा के प्रत्याशियों की अगर मैं बात करूं तो तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं। मैं फरीदाबाद से बात करूं तो किशन पाल गुर्जर जी का किस प्रकार से विरोध आज हो रहा है, सिरसा में अशोक तंवर जी का किस प्रकार से विरोध हो रहा है, हिसार में किस प्रकार से भाजपा के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। तो
ये चीज स्पष्ट है कि किस प्रकार से उन्होंने जल्दी दिखाई थी कि इस वजह से वो एक सही प्रत्याशी नहीं दे पाए हैं। जनता ना भाजपा से खुश है और ना ही उनके प्रत्याशियों से खुश है। वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस आज वीक स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, कमजोर स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बीते इन 10 सालों में जनता को बताने में सक्षम रह पाई है कि किस प्रकार से उनको फिर से अपना विश्वास जगाने में सक्षम रह पाई है कि किस प्रकार से किसानों का मुद्दा, महिलाओं का, तमाम आरोपों का जवाब विजेंद्र जी देंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने बल पर चुनाव लड़ रही है हरियाणा में और 10 की 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। तो उन्होंने तो प्रचार शुरू भी कर दिया है। अब विरोध नजर आए या फिर प्रत्याशियों के लिए सपोर्ट नजर आए, पर उनके प्रत्याशियों के लिए नजर आ रहा है मैदान में। बाकी किसी पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं की है। जी विजेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। तमाम आरोप लगाए हैं अंश जी ने आपके ऊपर, उनका जवाब चाहते हैं। बात है कि देखिए, कांग्रेस पर लगातार ये सत्ता पक्ष आरोप लगाता रहा है कि किस तरह से कि कांग्रेस का जो संगठन है वो अभी तक नहीं बन पाया, और संगठन बेहद जरूरी होता है किसी भी पार्टी के लिए। अगर चुनाव लड़ना है तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता होते हैं वो पूरी चुनाव को संभालते हैं, पूरी रणनीति बनाते हैं, किस तरह से रैलियां होनी है, किस तरह से प्रचार होना है, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। लेकिन फिलहाल यही बात है कि फिलहाल कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई। लगातार 9 साल लगभग बीत गए हैं। अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष जब संगठन नहीं बना पाए, कुमारी शैलजा रही, और उसके बाद अब उदयवान प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संगठन नहीं बना। ये सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगाता रहा। तो ऐसे में जो भाजपा है वो जिस तरह से उनका जो संगठन है कहीं ना कहीं वो मजबूत इसलिए नजर आता है कि पन्ना प्रमुख गली में एक एक घर को लगातार उन पर एक अध्यक्ष बनाया हुआ है, बूथ अध्यक्ष बनाया हुआ, तो तमाम तरह के अध्यक्ष। जी ठीक है विजेंद्र जी, आपके पास लौटूंगी। दरअसल मेरा सवाल विजेंद्र जो हमारे पास जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता, उनसे था। जी आपके पास आऊंगी मैं विजेंद्र जी। तमाम आरोप आप पर लगाए हैं कांग्रेस ने, क्या उसका जो है जवाब देना चाहेंगे आप? आप हमें सुन पा रहे हैं विजेंद्र जी? जी 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 बताइए। विजेंद्र नेहरा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी बताइए बताइए जी। विजेंद्र जी, मैं आपसे नहीं, हमारे बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी से सवाल कर रही हूं। आप हमें सुन पा रहे हैं? नेहरा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है विजेंद्र जी, हमारा उनसे कनेक्शन कर गया है। तो विजेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, आप उसे कहना कंटिन्यू करिए, आपके पास लौटूंगी। विजेंद्र कुमार जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो मिलेगा अगले घूमने को। हाँ चलिए ठीक है, फिर से विजेंद्र जी से हम कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। विजेंद्र कुमार हमारे संवाददाता भी किसी तरह से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनका कनेक्शन नहीं है। अंशवल जी, आपके पास लौटूंगी मैं और आपसे जानना चाहूंगी आपका कमेंट, क्योंकि विजेंद्र जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में भी तकरारें देखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस में तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है कि आपके पास प्रत्याशी नहीं है, विंडो टिकट में पहले जब कांग्रेस होती थी तो कांग्रेस में लोगों की लाइनें लगी होती थी। इस बार कांग्रेस में कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। ये तमाम आरोप को लगा रही है। अब ये आरोप कितने सच हैं, कितने झूठ है, ये तो आप ही बता सकते हैं। हम भी तो सिर्फ कयास लगा जा सकता है। जब तक आपके प्रत्याशी घोषित नहीं होंगे तब तक हम भी कयास ही लगा रहे हैं कि यहां से ये घोषणा होगी। भाजपा जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही है, अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। मैं तो मानता हूँ कि अगर भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है तो उनको आज 40 पार्टियों का गठबंधन करने की, एनडीए अलायंस बनाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें 20 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा है, जिनका आज तक एक भी सांसद नहीं है। तो ऐसी पार्टियों को अपने साथ लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में उन्होंने बात किया था हरियाणा विधानसभा चुनाव में कि किस प्रकार से उनकी 75 पास सीट आएंगी, लेकिन क्या स्थिति रही कि उनकी 40 पर सिमट कर रह गए। आज उनको गठबंधन करने की जरूरत पड़ गई थी जेजेपी लेकिन सर कांग्रेस को भी तो अब इस बार गठबंधन करने की जरूरत पड़ गई है। नहीं, तो हमने तो अपनी स्थिति को हमने स्वीकार किया है कि हम सारी जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो मानती हैं, विश्वास करती हैं कि हरियाणा का ग्राफ में देखिए सर, कांग्रेस बहुत ही प्रतिभाशाली रही है। कांग्रेस के सभी कैंडिडेट काफी प्रतिभाशाली रहे हैं। कांग्रेस के सारे सीएम हरियाणा में काफी प्रभाव रहा है, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ है कि कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हो गया। सर इसका कुछ तो कारण होगा ना, कांग्रेस में भी खामियां होंगी।
नहीं, एक सेकंड में मैं मानता हूँ कि डाउनफॉल कुछ नहीं होता है कि किसी पार्टी का डाउनफॉल हो गया या किसी पार्टी का राइजिंग हो गया, ऐसा कुछ स्थिति नहीं होती। सारी पार्टी जो होती है वो इस चीज पर एक विश्वास करके रखती हैं कि आम आदमी पार्टी भी चाहती थी, क्योंकि वो भी अपना संगठन विस्तार कर रही थी, और क्योंकि हमारा उनके साथ बाकी प्रदेशों में भी गठबंधन था और वो चाहती थी कि वो हरियाणा में चुनाव लड़े। इस वजह से हम चाहते थे कि ठीक है, आपको भी एक समान अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारी अलायंस का हिस्सेदारी है। इस वजह से नहीं तो ऐसा कोई भी नहीं है। मैं मानता हूं कि ना ही आम आदमी पार्टी कमजोर है, ना ही कांग्रेस पार्टी कमजोर है, कोई भी पार्टी कमजोर नहीं है। बात कमजोर इस चीज पर नहीं होती कि आपकी बात इस चीज होती है कि आप कितना ज्यादा जनता के बीच में सक्रिय रहे हैं। जनता अगर सबसे बड़ा जो दरबार होता है जनता का दरबार होता है, अगर आपको जनता ही नकार देगी तो उसके बाद चाहे आप किसी भी अदालत में चले जाए, उसको कोई फैसला नहीं हो सकता है। तो अगर आज कमजोरी की बात करें तो भाजपा भी 303 सीट लाने के बाद 40 ऐसी पार्टियों का गठबंधन कर रही है। उनको क्या जरूरत पड़ गई कि 20 ऐसी पार्टियों को लेकर चलना जिस पर आज तक एक भी सांसद नहीं है, जिन्होंने आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा। उनकी 303 सीट आई थी ना, क्यों आज गठबंधन करने की जरूरत पड़ गई ऐसी पार्टियों के साथ? इसका जवाब अगर भाजपा के प्रवक्ता देता है। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में तो वो अकेली अपने दम पर लड़ रही है इस बार चुनाव, और 10 की 10 सीटों पर जो है जीत भी दावा कर रही है अंशी। चलिए ठीक है, हमारे साथ लाजपत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सोनीपत से। सोनीपत की अगर बात करें लाजपत, तो क्या कुछ नजारा सामने आ रहा है? कौन सी पार्टी का जो दमखम है नजर आ रहा है लोगों के बीच? जी बिल्कुल अनाया, देखिए अभी तक जो हालात है वो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो मजबूत है और लोगों के बीच है। आधे से ज्यादा जो है वो लोगों के बीच जा चुके हैं, लोगों की चर्चाओं में जारी है। जिन लोगों की नाराजगी है उनसे मनाने का प्रयास है, लेकिन अभी तक हालात ये है कि कांग्रेस का कैंडिडेट अभी तक सामने नहीं आया है। अनाया सब साफ दिखता है कि जो कांग्रेस जो लीड कर रही है तो लोगों के मन में, एक जहन में सवाल है। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और वो भी बताएंगे कि हमारी उनसे बातचीत करेंगे तो किस तरीके का लोगों का मूड है, और उनसे बातचीत करने के बाद भी कुछ बातें खुलकर आएंगी। और साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मूड है वो लीड करने में है, और लीड करने में कितना लोगों का रुझान है, कितनी नाराजगी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिससे हमने बातचीत की थी, वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है आप हमारे साथ सामने आइए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो आपके बीच में कौन से कैंडिडेट रहे हैं, किस तरीके का मूड देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी कोई उम्मीदवार दिखाई नहीं दे रहा। किस पार्टी पे उनका भरोसा इस बार जताने वाले हैं, ये उनसे पूछिए किस पार्टी पे भरोसा जताएंगे? मोहन बोले भी आ रहे हैं और कोई कैंडिडेट तो भी आया नहीं है, और वही लोगों के बीच में रह रहे हैं। और जैसे उनको लेट आएंगे, कम टाइम मिलेगा तो कोई बीच में नहीं आएंगे, इलेक्शन कैसे बनाएंगे? और जीत को जो है मोदी के कार्य का उस पर ज्यादातर देखिए नाया, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं कि अभी तक हमारे बीच सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट है वो बीच में रहते हैं, वो आते जाते हैं, उनसे मुलाकात रहती है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट सामने नहीं दिखाई दे रहा। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मामूली जो है विरोध जो है कांग्रेस के जो व्यक्ति है जो कांग्रेस के नजदीक है वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक जहन में यही है कि जब तक कोई कैंडिडेट नहीं आता, जब तक कोई फाइट नहीं होती, तब तक लोगों के अंदर एक सवाली निशान खड़ा होता है कि आखिर फाइट में रहेगा क्या। कहीं ना कहीं अभी तक जो है हालात यही है कि जो बीजेपी है वो मजबूत दिखाई दे रही है। जी है, ठीक है लाजपत। अंशवंश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अंश जी, आपने अभी सुना होगा कि हमने एक आदमी से, व्यक्ति से भी बात की जिन्होंने सोनीपत से कहा कि अभी तक कांग्रेस के कैंडिडेट आए ही नहीं है। ये हम समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट जो नहीं है, आप घोषणा नहीं कर रहे हैं, इस समय का जो इस्तेमाल जो है बीजेपी बखूबी कर रही है, वो कैंडिडेट उतार चुकी है और वो लोग जनता के बीच जाकर अपना प्रचार प्रसार बखूबी कर रहे हैं। ऐसे कांग्रेस को खासा नुकसान हो रहा है हरियाणा में। नहीं मैं ऐसा मानता हूँ। आप नहीं, एक नहीं, उन्होंने प्रत्याशी पहले उतार दिए, वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके प्रचार प्रसार को जनता स्वीकार कर रही है? इस बात को भी तो आप देखिए ना। वो तो जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है कि जब आप सरकार में थे, जब चुनाव सर पर नहीं था, उस बीच में तो आप जनता के बीच में आते नहीं थे। उस समय तो आप जनता की परेशानी को सुनते नहीं थे। कितनी जगह तो मैंने आपको बता दिया कि जनता इनके प्रचार सर, जब तक आप प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, आपके प्रत्याशी जनता के बीच नहीं जाएंगे, ये सब बातें जो हैं हम जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, जनता नहीं जान रही है। जनता को बताना जरूरी है। जब तक प्रत्याशी आपकी जनता के बीच नहीं जाएगी कैसे होगा पॉसिबल? हमारे जितने भी
भी उम्मीदवार आप ले लीजिए, जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे हर सीट पर अगर 2 संभावित उम्मीदवार हो पा रहे हैं, चाहे मैं फरीदाबाद की बात करूँ, आप लोग चलाते कि इनको भी मिल सकती है, इनको भी मिल सकती है, गुरुग्राम में आप कह रहे थे इनको भी मिल सकती है, तो जितने भी संभावित उम्मीदवार है सारे भी जनता के बीच में जा रहे हैं। अब ये है तो आप मीडिया के भरोसे कैंडिडेट चूज कर रहे हैं सर, कि हम जिस कैंडिडेट पे जो है खबर चला रहे हैं उस कैंडिडेट को जो है टिकट दिया जा सकता है? मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए पार्टी जल्द ही इस बात पर निर्णय फैसला ले लेगी कि प्रत्याशी उम्मीदवार को दे देना है। ठीक है, हमारे पास समय की पाबंदी है, इसलिए माफी चाहूंगी, आपको मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। विजेंद्र और हमारे साथ संवाददाता ओपी भी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। फिलहाल के लिए आज के इस चर्चा में हमारे साथ बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे इसी जगह इसी समय। नमस्कार। हो गया खत्म हो गया इतना।